जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। अध्ययन विथ अनुज ऑफिशियल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए साइंस के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? आपको बताना है इनमें से कौन सी एक अदिश राशि है। आपके ऑप्शन है संवेग, बल, द्रव्यमान या वेग। दोस्तों, ऑप्शन आपका सी सही होगा, द्रव्यमान। द्रव्यमान दोस्तों आपका अदिश राशि है। वह भौतिक राशियां या वह फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं। आपके अन्य उदाहरण जो हैं अदिश राशियों के, वे आपके हैं लंबाई। लंबाई आपकी अदिश राशि होती है। आपकी दूरी जो है, दूरी के अतिरिक्त समय, समय, चाल जो है ये भी अदिश राशि होती है। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जो है दोस्तों, आयतन, आयतन, कार्य, आवेश, ये सभी जो है अदिश राशियों के उदाहरण है। यदि सदिश राशियों की बात करें तो उसमें जो है परिमाण, जिन राशियों में परिमाण और दिशा दोनों होती है वे क्या कहलाती हैं? वे सदिश राशियां कहलाती हैं। उनके कौन से उदाहरण होंगे? उनके उदाहरण है जैसे संवेग है आपका, वेग है, त्वरण है, बल है, विस्थापन है आदि। ये जो है आपकी सदिश राशियां हैं। एक बार मैं और बता देता हूं आपको। द्रव्यमान, लंबाई, दूरी, समय, चाल, क्षेत्रफल, आयतन, कार्य, आवेश, ये सभी आपकी अदिश राशियां हैं। जबकि संवेग, वेग, त्वरण, बल, विस्थापन, ये सभी जो है आपकी अदिश राशियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, सदिश राशियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, ध्वनि तरंगें किस में यात्रा नहीं कर सकती हैं? आपको बताना है ध्वनि तरंगें किन में जो है ट्रैवल नहीं कर सकती हैं। वायु में, पानी में, निर्वात में या स्टील में। तो ऑप्शन सी सही होगा, निर्वात में। ये निर्वात में जो है ट्रैवल नहीं कर पाती हैं। चूँकि ध्वनि तरंगें जो है दोस्तों आपकी यांत्रिक तरंगें होती हैं और यांत्रिक तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता है, इसलिए जो है वे ट्रैवल नहीं कर पाती हैं। दोस्तों, ध्वनि तरंगें जो हैं सर्वाधिक ठोस में जो है सर्वाधिक संचरण करती हैं और गैस में सबसे कम संचरण करती हैं। प्रश्न के अनुसार आपका ऑप्शन सी सही होगा, निर्वात में ठोस ध्वनि तरंगें ट्रैवल नहीं कर पाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सोना निम्न में किन में घुलनशील होता है? आपको बताना है सोना जो है किस में घुलनशील होता है। तो सोना दोस्तों आपका जो है एक्वा राजिया, ऑप्शन सी सही होगा, जिसे हम लोग हिंदी में अम्लराज भी कहते हैं। अम्लराज, अम्लराज में जो है आसानी से घुल जाता है। अम्लराज क्या होता है? तो ये होता है नाइट्रिक अम्ल HNO3 और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये इनका अनुपात कितना होगा? 1:3 का। 3 भाग HCl मिलाइए और 1 भाग जो है आपका HNO3 होना चाहिए, आपका जो है अम्लराज तैयार हो जाएगा। और इनमें जो है प्लेटिनम और सोने जैसी धातुएं आसानी से घुल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? आपको बताना है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। दोस्तों, पेनिसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, ऑप्शन सी सही होगा। लुई पास्चर के संबंध में यदि एग्जाम्स में पूछेगा तो चेचक के टीके की खोज के बारे में पूछता है। चेचक के टीके के बारे में कि चेचक के टीके का किसने खोजा था, ऑप्शन उसमें लुई पास्चर होगा। चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था किसने? चार्ल्स डार्विन ने। और ग्रेगर मेंडल को आप जानते हैं कि अनुवांशिकी के जनक कहा जाता है। अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन आपका सी सही होगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है आपको पेनिसिलिन की खोज की थी। बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या होता है? बुझे चूने का रासायनिक नाम जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ऑप्शन आपका बी सही होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यह एक अकार्बनिक यौगिक होता है और इसका जो अणु सूत्र होता है वह होता है CaOH2। दोस्तों, इसे जो है शामित चूना भी कहा जाता है। बुझे चूने को जो है क्या कहा जाता है? शामित चूना भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है? तो ऑप्शन ए सही होगा, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जो है ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है। आपका ऑप्शन प्रश्न है दोस्तों सातवां,
खारे पानी में पैदा होने वाला पौधा कौन सा है? खारे पानी में पैदा होने वाला पौधा कौन सा है? तो वह है जो है हेलोफाइटा। जो हेलोफाइटा होते हैं वे ऐसे पादप होते हैं जिनका विकास लवणीय जल में आसानी से हो जाता है तथा उच्च लवणता युक्त जल में भी वे पैदा हो जाते हैं, विकास कर जाते हैं। इनमें जो है इन्हें जो है साल्ट मार्श घास कहते हैं। इनमें जो है स्पार्टना अल्टर नेफ्लोरा नामक जो है पौधा बहुत ही प्रसिद्ध है, यह इसका प्रमुख उदाहरण है। इसे हिंदी में जो है दोस्तों हेलोफाइटा को लवण मृदोदभिद भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेब से संबंधित रोग कौन सा है? आपको बताना है कि सेब से संबंधित रोग कौन सा है आपका। फायर ब्लाइट, रेड रस्ट रोग, टिक्का रोग या ग्रीन ईयर। तो दोस्तों ऑप्शन ए सही होगा। सेब से संबंधित रोग आपका फायर ब्लाइट होता है। रेड रस्ट रोग चाय में लगता है। टिक्का रोग आपका मूंगफली में लगता है। ग्रीन ईयर जो है आपका बाजरे में लगता है। इसे जो है हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? हरित बाली रोग। तो सेब से संबंधित रोग कौन सा है? फायर ब्लाइट। 9वां प्रश्न है दोस्तों आपका, धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है? जैसे मान लीजिए कोई धातु है, मान लीजिए सोना है, अगर उसे जो है उसका तार बनाना है तो उसको तार बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं, क्या कहलाती है वह विधि? तो वह जो है दोस्तों आपकी तन्यता कहलाती है। ऑप्शन आपका सी सही होगा। सोना जो होता है आपका, सोना, इसमें सब सर्वाधिक जो है तन्यता होती है। सोने में सर्वाधिक तन्यता होती है। ये सबसे अधिक तन्य रखने वाला एक तन्य गुण रखने वाला एक धातु होता है। दोस्तों यदि धातु को पतला करके ढाल करके जो है हम लोग पतली चादरें बनाते हैं, उसे जो है पतली चादरों के रूप में परिवर्तित करते हैं, तो वह विधि जो है हमारी अघात वर्धनीयता कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा 10वां प्रश्न है, नेफ्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो नेफ्रोलॉजी जो होती है वह इंटरनल जो है डॉक्ट्रिन या आंतरिक चिकित्सा की एक शाखा होती है, जिसमें जो है क्या करते हैं? किडनी की समस्याओं का उपचार संबंधी जो है अध्ययन करते हैं। ऑप्शन आपका सी सही होगा। गुर्दा या जो है किडनी जो है दोस्तों आपका ऑप्शन सही होगा। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि नेफ्रोलॉजी का संबंध जो है गुर्दे से है या किडनी से है। ऑप्शन आपका सी सही होगा। किडनी का क्या कार्य होता है? किडनी जो है हमारे शरीर को स्वच्छ रखती है और रक्त में से जो है मूत्र को बाहर करती है, मूत्र बनाने में सहायता करती है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घेंघा का विकार किसकी कमी के कारण होता है? आपको बताना है घेंघा जो रोग होता है वह किसकी कमी के कारण होता है? दोस्तों वह सोडियम की कमी के कारण होता है। जहाँ पर जो है पानी में सोडियम की मात्रा, दोस्तों ये जो है मेरे मुंह से सोडियम निकल रहा है, ऑप्शन जो है सी सही होगा, आयोडीन। जहाँ पर लोगों को पानी में आयोडीन की कमी होती है उन लोगों को घेंघा रोग हो जाता है। और आपने देखा होगा उनके गले में जो है फूल जाता है, गले में सूजन आ जाती है, वह इस कारण से होती है कि पानी में आयोडीन की कमी है और थायराइड ग्रंथि जो है उनकी सूज जाती है, फूल जाती है, जिससे उनका गला भी फूला फूला दिखता है हमें। इसलिए डॉक्टर हमें क्या कहते हैं कि आपको जो है आयोडीन युक्त नमक खाना है, जो हमारे आयोडीन की पूर्ति करता है। घेंघा का विकार जो है किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वां प्रश्न है, रोगों को फैलाने वाले कीटों को क्या कहा जाता है? तो जो रोग फैलाते हैं वह वेक्टर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? आपको बताना है रॉकेट जो लॉन्च किया जाता है वह किस नियम पर आधारित होता है? तो वह न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर आधारित होता है। ऑप्शन आपका ए सही होगा। इसके अतिरिक्त जो अन्य उदाहरण हैं इसके, उनमें जो प्रमुख रूप से है, जब बंदूक से गोली निकलती है तब चलाने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर ढकेल देती है, तो वो भी उदाहरण न्यूटन के गति के तृतीय नियम के के संबंध में सही होगा।
और यदि आप पानी में किसी नाव में खड़े हैं और उस पर से कूदते हैं ज़मीन पर, और जब ज़मीन पर कूद जाते हैं तो नाव पीछे चली जाती है, तो भी न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार आता है। तो प्रश्न आपका रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है, उसका आंसर न्यूटन का गति का तृतीय नियम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है। आपको बताना है कि दोलक द्वारा एक आयाम में जो समय पूरा किया जाएगा वह समय क्या कहलाएगा, तो वह आवर्तकाल कहलाता है। ऑप्शन आपका बी सही होगा, आवर्तकाल। और जो सरल आवर्त गति होती है वह क्या होती है, वह जो है उस गति को हम सरल आवर्त गति कहते हैं जिसमें वस्तु जिस बल पर गति करती है उसकी दिशा सदा विस्थापन के विपरीत रहेगी, लेकिन जो परिमाण होगा वह विस्थापन के समानुपाती होगा। जैसे उदाहरण में आप सरल लोलक की गति को ले सकते हैं या जो है किसी स्प्रिंग से लटके हुए द्रव्यमान को। ऑप्शन आपका बी सही होगा प्रश्न के अनुसार, आवर्तकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन जो है आपको बताना है कौन पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण करता है। पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण करता है तो वह संवहन। संवहन जो है ऊष्मा के संचरण की एक विधि है। इसमें पदार्थ में अणुओं के समग्र स्थानांतरण या गति द्वारा ऊष्मा का संचरण संभव हो पाता है। ऑप्शन आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित व्यक्ति किस तरह के लेंस का प्रयोग करते हैं। आपको बताना है हाइपरमेट्रोपिया अर्थात जो है दूरदृष्टि दोष में किस तरह के लेंस का प्रयोग होता है, तो वह अवतल लेंस का प्रयोग होता है। ऑप्शन आपका सी सही होगा, उत्तल लेंस सही होगा। अवतल लेंस जो है आपका मायोपिया या निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। आपका जो है अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष में होता है। दोस्तों, जो बेलनाकार लेंस होते हैं, बेलनाकार जो लेंस होते हैं, ये किसके लिए प्रयोग होता है, तो ये प्रयोग होता है अबिंदुकता के लिए। अबिंदुकता या जो है जिसे हम दृष्टि वैषम्य भी कहते हैं। और एक जो है प्रश्न पूछा जाता है जरा दृष्टि दोष को लेकर के, जिसको हम प्रेस बायोपिया कहते हैं, प्रेस बायोपिया, जिसे हिंदी में जरा दृष्टि दोष कहते हैं, जरा दृष्टि दोष। इसमें हम लोग द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं, द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं। तो हाइपरमेट्रोपिया में, जिसे हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं हिंदी में, उत्तल लेंस का प्रयोग होगा, और मायोपिया जिसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग होगा। 17वां प्रश्न है आपका, कौन सी एकमात्र अधातु है जो तरल अवस्था में होती है या द्रव अवस्था में होती है। दोस्तों, ऑप्शन इसमें ए सही होगा, ब्रोमीन जो है हमारा हैलोजन श्रेणी का तत्व है, हैलोजन श्रेणी का तत्व है, जिसका जो है परमाणु क्रमांक कितना होता है, 35 होता है। इसका परमाणु क्रमांक 35 होता है और यह एकमात्र ऐसी अधातु है जो तरल अवस्था में भी मौजूद होती है। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज जो है फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे, वेलार्ड ने इसकी जो है खोज की थी। आपका 17वां प्रश्न है, क्वेश्चन मार्क यहाँ होगा, डॉट ऑक्साइड अम्लों के साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करता है। आपको बताना है कि कौन सा इनमें जो है, जो ऑक्साइड के जो है, कौन सा है जो अम्लों के साथ क्षारों के साथ भी जो है अभिक्रिया करता है, क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करता है। तो ऑप्शन जो है दोस्तों उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं वह अम्लीय तथा क्षार दोनों प्रकार के व्यवहार करते हैं, और वो जो है अम्ल क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं। एल्युमिनियम के जो ऑक्साइड होंगे वह उभयधर्मी होते हैं और इनकी ये विशेषता होती है कि वह अम्ल के साथ भी और क्षार के साथ दोनों के साथ अभिक्रिया करेंगे। ऑप्शन आपका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा, डॉट आग बुझाने के काम में आता है। आपका ऑप्शन बी सही होगा। CO2 का प्रयोग हम लोग जो है आग बुझाने के लिए किए जाते हैं। इसके जलीय घोल को हम लोग कार्बोनिक अम्ल कहते हैं, H2CO3 कहते हैं, और जो हमें शुष्क अवस्था में मिलता है या ड्राई आइस के रूप में मिलता है उसे ही हम लोग ड्राई
आइस के रूप में जो मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, CO2 कहते हैं, ठीक है ना, जिसे जो है शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। आपका प्रश्न जो है आप प्रश्न के अनुसार ऑप्शन बी सही होगा। आग बुझाने के लिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। सामान्य स्वास्थ्य के लिए रक्त में पीएच की सीमा कितनी होनी चाहिए, आपको बताना है। एक स्वस्थ मानव के रक्त का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? ऑप्शन जो है इसमें सी सही होगा। 7.35 से लेकर 7.45 तक एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के जो है रक्त का पीएच मान होता है। पीएच वैल्यू को लेकर एग्जाम्स में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। समुद्री जल के भी संबंध में पूछ सकता है, क्योंकि वो समुद्री जल जो है खारा होता है, उच्च लवणता होती है उसमें, तो उसमें जो है आपकी पीएच वैल्यू कितनी होगी, 8.4 तक होती है। और उसके बाद में हम लार की बात कर सकते हैं। लार जो है जो कि हमारी अम्लीय होती है, तो उसकी वैल्यू भी 6.5 से लेकर के 7.5 तक होगी। इसके अतिरिक्त दोस्तों दूध हमारा अम्लीय होता है, 6.4, आप जानते ही होंगे इसको। मूत्र की जो है इसको भी आपने जानते होंगे 4.8 से लेकर के 8.4 तक। सामान्यतः आपने देखा होगा औसतन इसकी वैल्यू हमेशा जो है 6 पॉइंट तक दी रहती है एग्जाम्स में। इसके अतिरिक्त दोस्तों आपका शराब के विषय में यदि पूछता है तो 2.8 से लेकर के 3.8 तक, और सिरका पूछता है, सिरके के विषय में पूछेगा तो 2.4 से लेकर के 3.4 तक, और यदि आपसे नींबू के बारे में पूछता है जो कि बहुत ही अम्लीय होता है तो 2.2 से लेकर के 2.4 तक होती है। दोस्तों ये थे जो है कुछ प्रश्न 20 जो आपके जो है एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ये साइंस के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग जो है इसको फिर से देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।